एक्सीलेंस। अब तक हम लोगों ने थोड़ा बेसिक देखा था, जो थर्मल वोल्टेज के बारे में देखा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में देखा, होल कंसेप्ट देखा और भी बेसिक देखा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले हम लोग एक दो टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो फर्मी लेवल, फर्मी डायराक फंक्शन, ये सब पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो गेट में क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। हम लोग जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो करेंगे, जो क्वेश्चन पढ़ने की पॉसिबिलिटी है हम लोग वो करेंगे। थर्मल वोल्टेज भी एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, तो उसको भी कैसे यूज करना है, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, रूम टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू क्या निकालनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, आप लोगों ने स्कूल्स में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मीनिंग होता है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जो नेचर में अवेलेबल है वो एज इट इज हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। हम लोग उसमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा एटम किसी और एलिमेंट को हम लोग उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। उसमें ओनली सिलिकॉन के एटम्स ही पाए जाते हैं, तो वो होता है प्योर सेमीकंडक्टर। हम लोग कौन से सेमीकंडक्टर्स यूज लेते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हम लोग इनको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को हम लोग यूज करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के फॉर्म में। अब देखिए, वैसे तो क्या रहता है कि जब जर्मेनियम हम लोग यूज करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको ज्यादा मिलते हैं सिलिकॉन से, बट स्टिल हम लोग सिलिकॉन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, सिलिकॉन का यूज ज्यादा करते हैं जर्मेनियम से। ऐसा क्यों होता है? आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये स्कूल्स में, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि क्यों हम लोग सिलिकॉन को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये देखी है स्लाइड, तो देखिए इसके अंदर सारे सारे सिलिकॉन एटम्स है। इसके अंदर एक भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, सिलिकॉन के अलावा कोई और एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे हुए। ओके, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। तो जो ये हमने स्टडी किया था T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर है ये, और हम लोगों ने जब टेम्परेचर बढ़ाया था T इक्वल्स टू 300 केल्विन पे, हम लोगों ने इसकी स्टडी की थी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए थे। तो वो सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंडर ही आता है, वो सारी स्टडी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ही थी। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या है। मीन्स जैसे ये बोला मैंने कि ये कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसका व्हाट डज दैट मीन? तो आप लोग देखिए कि इसमें क्या होता है कि ये सिलिकॉन की एक आउटर मोस्ट सेल है, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन की एक आउटर मोस्ट सेल है। ओके, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है एक सिलिकॉन के अंदर, एक सिलिकॉन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो इसके पास में सिमिलर वे में एक और सिलिकॉन का एटम होगा, एक और ये सिलिकॉन है, और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सिलिकॉन एटम भी यूज करेगा और ये सिलिकॉन एटम भी यूज करेगा। दोनों सिलिकॉन एटम जो है वो यूज करेंगे, बट ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये रहेगा आउटर मोस्ट सेल के अंदर, ये कहीं और प्लेस नहीं होगा। सिमिलरली इधर भी एक सिलिकॉन एटम होगा, इधर भी, इधर भी। तो वो क्या करेंगे? दोनों सिलिकॉन एटम यूज करेंगे लाइक दिस। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग होता है कि ये आपका एक सिलिकॉन एटम है, इसके खुद के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इसने क्या किया, ये वाला जो सिलिकॉन एटम था इसके जो इलेक्ट्रॉन था एक, उसको यूज कर लिया। फिर ये वाला सिलिकॉन एटम था, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको यूज कर लिया। ये वाले सिलिकॉन का एक यूज कर लिया, और ये वाले सिलिकॉन का, ये इसका खुद का हो गया और ये इसका यूज कर लिया इसने। इस तरीके से होता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला एटम भी यूज कर रहा है और ये भी यूज कर रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ये भी यूज कर रहा है और ये भी यूज कर रहा है। ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है। तो इस टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग होता है, इस टाइप से ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो हम लोग फिर से आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम लोगों ने इसकी T=0 टेम्परेचर बढ़ाने पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे थे। कैसे जनरेट हो रहे थे? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और उससे हमको एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल मिल रहा था। ओके, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये हम लोगों ने नाम दिया था EHP। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन, जनरेशन ऑफ EHP। ओके, क्लियर? और EHP जनरेट होने का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी बैंड डायग्राम से अगर देखा जाए तो कि होल जनरेट हुआ था वैलेंस बैंड के अंदर और इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था कंडक्शन बैंड के अंदर। तो ये होता है जनरेशन के अंदर। क्लियर? ठीक है, अब फिर हम लोगों ने देखा था रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन में क्या हो रहा था? एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ मिलके दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, मतलब ना हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर रहता है इलेक्ट्रॉन का, ना हमारे पास होल एज चार्ज कैरियर रहता है। ठीक है, तो वहां पे चार्ज कैरियर में कमी आ जाती है। ओके, तो रिकम्बिनेशन में क्या हो रहा है? रिकम्बिनेशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो रहते हैं वो दोनों एक दूसरे का एग्जिस्टेंस कैंसिल कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर में कमी आ जाती है। वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिक्रीज हो जाता है। ओके, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। और इसका मीनिंग क्या है एनर्जी बैंड डायग्राम से? कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, वो जो वैलेंस बैंड में जो होल रखा है उसके साथ मिल जाता है और उसके बाद हमारे पास दोनों जगह पे कुछ भी नहीं रहता। हमारे पास ना कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता है ना वैलेंस बैंड में होल रहता है। हमारे पास सिर्फ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स में जनरेट हो रहे हैं इनकी एक जनरेशन रेट होगी। ओके, पहले आप लोग ये देखिए, एक चीज ये देखिए, इक्विलिब्रियम एक वर्ड आता है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, देखिए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है, हम लोग जब सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, आप लोगों ने डायोड वगैरह भी क्लास स्कूल्स में पढ़ा है, तो उसमें हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज अप्लाई करना उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन देना। मीन्स हम लोग सेमीकंडक्टर को एक एक्सटर्नल एक्साइटेशन दे रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज के अलावा हम लोग उस पे लाइट भी फॉल कर सकते हैं। मीन्स ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन उसको बोलते हैं। मीन्स जैसे कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है और उसके ऊपर मैंने लाइट ऐसे फॉल की, तो वो भी उसके लिए एक्साइटेशन का काम करती है। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है नो एक्सटर्नल एक्साइटेशन, नो एक्सटर्नल एक्साइटेशन मीन्स ना वोल्टेज ना लाइट, कुछ भी नहीं। टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी एक तरह की एक्साइटेशन है। ओके, ये भी एक तरह की एक्सटर्नल एक्साइटेशन है। बट टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तब भी जो आपका इस सेमीकंडक्टर रहता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इक्विलिब्रियम की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है नो एक्सटर्नल एक्साइटेशन एक्सेप्ट टेम्परेचर। क्लियर? ये चीज आप हमेशा याद रखिए, नो एक्सटर्नल एक्साइटेशन एक्सेप्ट टेम्परेचर। किस किसमें? इक्विलिब्रियम में। अगर आपको कोई बोले कि इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब आपको समझ जाओ कि हाँ इस पर सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और कुछ ना, इस पर वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, नथिंग एल्स। प्लस सिर्फ इतना ही नहीं है इक्विलिब्रियम का मीनिंग, प्लस नो नेट करंट। ओके, मीन्स उस सेमीकंडक्टर के अंदर जो नेट करंट फ्लो हो रही है वो जीरो होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे नेट वर्ड यूज किया गया है। नेट करंट एंड करंट दोनों डिफरेंट थिंग है। कैसे देखते हैं? सपोज कीजिए ये कोई सेमीकंडक्टर है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
मैंने बताया था होल का अपना कोई एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है, होल भी क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ये होल का मूवमेंट होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की स्टडी करते हैं। बहुत सारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कोई वोल्टेज नहीं लगाया है, तो वोल्टेज नहीं मीन्स करंट नहीं, ऑब्वियस सी बात है। बट इसके अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये रैंडम मोशन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रैंडम मीन्स किधर भी ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर गया इधर गया इधर गया, ऐसे 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 जिगजैग मोशन में ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ से यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, ये जिगजैग मोशन में, जिगजैग मोशन में ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ही आएगा, ऐसा होता है। मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आएंगे। ओके, ऐसा होता है सेमीकंडक्टर के अंदर जब आप कुछ भी एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं देते। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसकी वजह से करंट किधर फ्लो हो रही होगी, इधर फ्लो हो रही होगी, और इसकी वजह से करंट किधर फ्लो हो रही होगी, इधर फ्लो हो रही होगी। ठीक है, अब देखिए अगर n इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अंदर गए तो n इलेक्ट्रॉन्स ही इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, तो इसके कारण जो करंट कंट्रीब्यूट होगी उतने ही अमाउंट की करंट इसके कारण भी कंट्रीब्यूट होगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इज दिस क्लियर टू यू? ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गए तो यहाँ से I1 करंट इस डायरेक्शन में आएगी, और यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, n इलेक्ट्रॉन की वजह से I2 इस डायरेक्शन में जाएगी, और I2 जो होगी वो I1 के इक्वल होगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी मीन्स माइनस साइन आ जाएगा, सो I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 0। तो इस सेमीकंडक्टर के करंट तो फ्लो हो रही है, करंट इंडिविजुअल जो करंट है वो नॉन जीरो है, I1 नॉन जीरो है, I2 नॉन जीरो है, बट जो इनका समेशन है, समेशन मीन्स नेट करंट, जो हमने वर्ड यूज किया था नेट, नेट करंट मीन्स टोटल करंट इस सेमीकंडक्टर के अंदर कितनी फ्लो हो रही है, I1 प्लस I2 वो 0 फ्लो हो रही है, इसके अंदर 0 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए नो नेट करंट, तो उसके अंदर हमारे पास नेट करंट, तो ये उसका मीनिंग होता है। एक चीज आप लोग देखिए, करंट हम लोग किसको बोलते हैं, लो चार्ज कैरियर, लो ओ चार्ज कैरियर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, नो नेट करंट का मीनिंग क्या है कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स कितना होगा, 0 होगा। ऑब्वियसली हमने देखा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे, उतने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे थे, तो नेट कितना हो गया, 0 हो गया। तो नेट फ्लो तो हो ही नहीं रहा है चार्ज का, तो नेट करंट भी नहीं है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम का मीनिंग हो गया, ये आपके किसका मीनिंग हो गया, इक्विलिब्रियम का मीनिंग हो गया। ये टर्म आपके बार बार आएगी, बार बार आएगी, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। इक्विलिब्रियम वर्ड आएगा या फिर आपके वर्ड आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम भी यही है, उसके अंदर ये हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग इसलिए स्पेसिफाई कर लेते हैं, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मतलब उसके अंदर हम लोगों ने उसको टेम्परेचर से एक्साइट किया हुआ है सेमीकंडक्टर को, सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा EHP जनरेट हो रहे हैं। ओके, अब जनरेट होने की भी एक रेट होगी, रेट मीन्स पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बन गया होल। ठीक है, अब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन, एक सेकंड में कितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बना, एक EHP बना, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने ब्रेक हो रहे हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर कितने जनरेट हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर, वो कहलाएगी हमारी जनरेशन रेट। जनरेशन रेट को हम लोग, ये बहुत
अच्छा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। आपको अगर आप लोग समझिए, सुनिए, नहीं समझ आ रहा वीडियो पॉज कीजिए, फिर इसको सोचिए खुद से कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर भी नहीं समझ आ रहा, वीडियो रिवर्स कीजिए, फिर से सुनिए, फिर डेफिनेटली समझ में आएगा। बस आप अच्छे से यहाँ पे फोकस करिए कि क्या हो रहा है चीजें। ओके। देखिए, टीजी क्या है? जनरेशन रेट। जनरेशन रेट, जनरेशन रेट क्या? EHP पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने EHP जनरेट हो रहे हैं। और मैंने बताया था अकेला इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा, अकेला होल जनरेट नहीं होगा, दोनों पेयर में जनरेट होंगे। तो ये हो गई टीजी। ठीक है। एक आएगी TR, इसको बोलेंगे रिकम्बिनेशन रेट। रिकम्बिनेशन रेट। ठीक है। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो रिकम्बाइन भी हो रहे हैं। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन हो रहे हैं, मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन और होल गायब हो गए, कितने हमारे चार्ज सीरीज गायब हो गए। ऑब्वियसली रिकम्बिनेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, गायब हो रहे हैं। कितने कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फिर से, जो ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड थे वो फिर से एक परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं। उसकी रेट क्या है? रिकम्बिनेशन रेट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TR से। अब देखिए, टीजी का फॉर्मूला क्या होता है ये हम अभी डिराइव करेंगे। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आप लोग, जो टी आर होती है, जो रिकम्बिनेशन रेट होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है होल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है, ना कि जो वैलेंस बैंड में। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, मैंने बताया था कि जब भी मैं बोलूंगी इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये जो रिकम्बिनेशन रेट होती है प्रोपोर्शनल होती है होल कंसंट्रेशन के और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के। आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। इस केस के हम लोग अल्फा आर यूज करेंगे और होल कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। होल कंसंट्रेशन पी क्या हो गई? वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स कितने हैं वो, और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? कंडक्शन बैंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो। और अभी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो पेयर्स में जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। तो हमारे एन और पी क्या हो गए? इक्वल हो गए। एन और पी इक्वल है क्योंकि ये पेयर में जनरेट हो रहे हैं। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये जो अल्फा आर है, अल्फा आर, ये रिकम्बिनेशन कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेशन कांस्टेंट। ठीक है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, कौन सा सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। और एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है। ये टेम्परेचर के साथ वैल्यू वेरी नहीं करती है, ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही होगी। ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा EHP जनरेट हो रहे हैं। EHP जनरेट हो रहे हैं मतलब हमारे N और P जनरेट हो रहे हैं, हमारे N एंड P जनरेट हो रहे हैं। तो अब हम इनकी देखते हैं कि N और P कैसे जनरेट हो रहे हैं, क्या जनरेट हो रहा है। तो ये चीज आप लोग देखिए। देखिए, एक जनरेशन रेट होगी जो कि फिक्स है। ठीक है। ये कांस्टेंट होती है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। जो टीजी होती है, जो जनरेशन रेट होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मींस इफ टेम्परेचर कांस्टेंट तो टीजी भी कांस्टेंट। ठीक है। तो अब देखिए, हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर लिया, ये सिलिकॉन T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे लिया, फिर हम लोगों ने T को बढ़ाया लेट्स से 300 केल्विन। 300 केल्विन क्या है? रूम टेम्परेचर। ओके। तो रूम टेम्परेचर पे हमने इसको सेट कर दिया और अब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। अब हम लोग उस टेम्परेचर को वेरी नहीं कर रहे हैं। जब हम उस टेम्परेचर को वेरी नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी जो ये टीजी भी क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। तो अब देखिए, ये टीजी फिक्स है
और जो हमारा टी आर है उसकी वैल्यू है अल्फा आर एन इंटू पी। और अल्फा आर की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 10⁻⁻6, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, ऐसे इसकी वैल्यूज होती है। इतनी मतलब बहुत इतनी कम इसकी वैल्यू होती है और डिपेंड करती है आप क्या यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हम लोग कैरियर कंसंट्रेशन देखते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, उसकी स्टडी उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो देखिए अल्फा अल्फा आर हम लोग लेट से कि हमारा 10⁻⁻8 है। अब हमारे रिकम्बिनेशन टी आर कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 इंटू एन इंटू पी। ओके, इसका मतलब क्या है कि इतने होल, ये अमाउंट के जो इलेक्ट्रॉन और होल है इतने होल कम हो रहे हैं एक सेकंड में। और हमने बोला कि हमारी जो जनरेशन रेट है टीजी, वो टीजी है, इसका मतलब टीजी इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर। तो अब स्टडी करते हैं। लेट से टीजी इज 1000 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अंदर 1000 1000 इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट हो रहे हैं, 1000 होल्स भी जनरेट हो रहे हैं। और हमारा टी आर कितना हो गया 10⁻⁻8, जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और जितने होल्स जनरेट होंगे। अब देखिए एक सेकेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल है उनका जो कंसंट्रेशन है, उनका उनकी जो नंबरिंग है, जो नंबर है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है हर एक सेकेंड बाद जो रिकम्बिनेशन रेट है वो भी तो चेंज होगी, क्योंकि रिकम्बिनेशन रेट किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पे और होल की कंसंट्रेशन पे। अब ये होल और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हर सेकंड चेंज हो रही है, तो हर सेकंड आपकी रिकम्बिनेशन रेट भी चेंज होगी। इसका मतलब हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन और कितने होल रिकम्बाइन होंगे, हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन और कितने होल गायब होंगे, ये वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कैसे चेंज होती है ये, और कम होती है, ज्यादा होती है, क्या होती है, स्टडी करते हैं। तो ये देखिए कि नंबर ऑफ एन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए कंडक्शन बैंड में या फिर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए। यहाँ पे मैंने ले लिया नंबर ऑफ होल्स कि कितने होल्स जनरेट हुए। यहाँ पे मैं वैल्यू ले रही हूँ टी आर की, कि हर सेकंड बाद आपकी टी आर कितनी हो रही है, दैट इज रिकम्बिनेशन जो रेट है वो कितनी हो रही है। और यहाँ पे मैंने ले लिया टाइम इन सेकेंड्स। ओके, तो देखिए एक सेकंड बाद क्या होगा, एक सेकंड बाद 1000 नए इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1000 नए होल बनेंगे, और टी आर कितनी हो जाएगी 10⁻⁻8 इंटू 1000, दैट इज 10⁻3 एंड 10⁻3। इसका मतलब क्या 10⁻⁻2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारी जो रिकम्बिनेशन रेट है वो कितनी होगी 10⁻⁻2। इसका मतलब क्या कि 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन और होल जो होंगे वो कम होंगे। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन और होल जो होंगे वो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, तो ये मीनिंगलेस है। ओके, इसका इसका मीनिंग है जीरो, इसका मीनिंग है जीरो, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर गायब नहीं होगा। अब फिर से हमारे एक सेकंड बाद कितने 1000 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, तो 2 सेकंड पे क्या होगा, 1000 तो पहले से थे ही थे, कोई भी रिकम्बाइन नहीं हुआ, मीन्स कुछ गायब नहीं हुआ, 1000 और एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो 1000 ऐड हुए, सॉरी 1000 जब ऐड हुए तो 1000 प्लस 1000, अब एन की वैल्यू कितनी होगी 2000, पी की वैल्यू कितनी हो गई 2000। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही 4 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगी। अभी भी इसके मतलब क्या होगा जीरो। ऐसे जब हम करते जाएंगे तो ये आएगा 10⁻⁻2 -2 -2 -2, फिर आएगा 10⁻⁻1 -1, तो तब तक वो क्या रहेगी, वैल्यू जीरो रहेगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे क्या होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, क्योंकि 1000 इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेकेंड पे 10,000, ये भी कितना हो जाएगा 10,000। अब हमारे रिकम्बिनेशन रेट कितनी हो जाएगी 10⁻⁻8 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻4 इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास फ्रैक्शन नहीं आया है, अब हमारे पास 1 वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या, अब 10 इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर गायब हो जाएगा। ओके,
तो फाइनली रिकॉम्बिनेशन रेट ने अपनी कुछ वैल्यू अच्छी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज की और हमारा एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर गायब हो रहा है। तो 10 सेकंड के बाद 1000 इलेक्ट्रॉन नए जनरेट हो रहे हैं और एक 1000 इलेक्ट्रॉन और होल पेयर नए जनरेट हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या, 1000 तो 1000 नए जनरेट होंगे प्लस 1000 एंड -1, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या, -1। तो अब कितने प्लस होंगे, 999, 999 इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही अब जनरेट होंगे। पहले कितने हो रहे थे, 1000, अब कितने हो रहे हैं, 999। रिकॉम्बिनेशन अब जनरेशन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ओवरऑल जनरेशन, चलो जनरेशन तो 1000 ही हो रहे हैं बट एक रिकम्बाइन हो गया, ठीक है। तो अब 10,000 थे पहले, उसमें 999 और ऐड हो गए, तो कितना आ जाएगा, 10,999। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10,999, ठीक है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन और होल फिर से इंक्रीज हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल इंक्रीज हुए, तो ये टी आर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके 1000 थे और टी आर की कुछ वैल्यू थी, फिर आपके एन भी इंक्रीज हुआ, पी भी इंक्रीज हुआ, तो आपका टी भी क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। फिर जब हम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे आ गए, तो हमारा n इंक्रीज होके इतना हो गया था, p इंक्रीज होके इतना हो गया था, tr इंक्रीज होके इतना हो गया था। तो जब tr इंक्रीज हुआ था, तो जो नेट अमाउंट था EHP, न्यू EHP में इंक्रीमेंट का, वो क्या हो गया था, कम हो गया था। बहुत अच्छे से सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब आपका tr इंक्रीज हुआ, जब आपका टीआर इंक्रीज हुआ, तो आपका इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो नए जो इंक्रीमेंट हो रहा था, जो इंक्रीमेंट हो रहा था ईएचपी के अंदर, वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तब इसके बाद, अब ये तो 10,000 से ज्यादा है, 10,999, यहाँ पे भी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की जो टीआर होगी वो 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी। जब ये 1 से ज्यादा होगी और अभी भी हमारी टीजी जो है, जो जनरेशन रेट है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो कितनी है, 1000 ही है। 1000 माइनस x, लेट से कि x जो होगा उसमें माइनस होगा, ये x जो होगा ये 1 से तो कम ही हुआ, 1 से कम हुआ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी y, वो 999 से तो ऑब्वियस सी बात है कम होगी, ठीक है। तो वो 999 से तो क्या हुई है, कम हुई है। अब देखिए, ये 999 से कम, तो अभी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट तो हो रहा है ई, एन और पी के अंदर, बट अब इंक्रीमेंट में कमी आ गई। गौर कीजिएगा, इंक्रीमेंट तो हो रहा है बट इंक्रीमेंट कम हो रहा है। पहले जिस अमाउंट से इंक्रीमेंट हो रहा था, अब उतने अमाउंट से इंक्रीमेंट न होके अब कम हो रहा है। जैसे कि कोई वैल्यू है, वो हर बार ना 5 से इंक्रीज हो रही है, फिर थोड़े टाइम बाद वो 4 से इंक्रीज होने लगी, तो अब भी वो इंक्रीज तो हो रही है, बट जो जितने अमाउंट से वो इंक्रीज हो रही थी, वो अमाउंट अब कम हो गया है। क्लियर। तो अभी भी यहाँ पर जो n इंक्रीज होगा, p इंक्रीज होगा, बट जो कितना इंक्रीज होगा वो कम हो गया है। तो ये कुछ वैल्यू आई, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, ये प्रोसेस चलती जाएगी और ये इंक्रीज होते जाएंगे और हमारा TR जो रहेगा वो बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी और ये y की वैल्यू कम होती जाएगी और ये 1000 जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, ये x जो है ये पहले 1 था, फिर सपोज करो 2 हुआ होगा, 4 हुआ होगा, 10 हुआ होगा, मीन्स ये x क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, सपोज करो कि कोई t इक्वल्स टू tn सेकेंड है, उस पर लेट से कितनी भी वैल्यू, मैंने ले लिया 30,000, जो मेरे n हो गए वो 30,000 हो गए, जो मेरे p हो गए वो 30,000 हो गए, और अब भी मेरा ये वैल्यू कितनी है, 1000 माइनस x इक्वल्स टू y, और यहाँ पर कुछ मेरे tr की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए, ये x इंक्रीज हो रहा है, अब मैं बोल रही हूँ कि एट t इक्वल्स टू tn सेकेंड, एट t इक्वल्स टू tn सेकेंड, ये जो x है ना, ये भी 1000 हो गया, ये x इंक्रीज होते होते 1000 हो गया, तो अब y कितना होगा, y तो 0 हो गया। मतलब अब EHP में नेट इंक्रीमेंट कितना होगा, 0। मतलब जितने रिकम्बाइन होंगे, जितने जनरेट होंगे, उतने क्या हो रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है ये x भी 1000 हो गया, ये 1000 क्या है, हमारी TR ही तो है, x हमारा क्या था, TR ही तो है,
जो अपनी ये वाला 1000 कहाँ से आया था, टीजी जनरेशन रेट, और ये एक्स क्या है, रिकम्बिनेशन रेट टीआर। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिकम्बिनेशन रेट है वो किसके इक्वल हो गया, जनरेशन रेट के। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो अब नेट इंक्रीमेंट कितना होगा, 0। इसका मतलब 1 सेकंड बाद, मतलब tn+1 सेकंड बाद, tn+1 सेकंड बाद कितने हो जाएंगे n, 30,000। p कितना होगा, 30,000। अब कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा जब तक कि टेम्परेचर न बढ़ा जाए। ये चीज ध्यान रखिएगा, हमने पूरी थ्रू आउट प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, रूम टेम्परेचर रखा है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की है। तो tn+1 सेकेंड, tn+2, tn+10, tn+इंफिनिटी, कितने ही सेकेंड बाद इसकी n की वैल्यू कितनी होगी, 30,000, p की वैल्यू कितनी होगी, 30,000। अब ये चेंज नहीं हो रही है जब तक कि आप लोग टेम्परेचर चेंज नहीं करें। इसी कंसंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, Ni। इसी का ये क्या है, n और p क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंस हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो हम लोग I सबस्क्रिप्ट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो Ni क्या हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, Pi क्या हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल की कंसंट्रेशन। और यहाँ पे Ni और Pi क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। Ni और Pi इक्वल है, इसीलिए हम लोग इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, Ni बोलते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको Ni बोल देते हैं, क्योंकि Pi को हम फिर यूज ही नहीं करते, क्योंकि Pi किसके इक्वल है, Ni के इक्वल है, तो हम लोग सिर्फ Ni टर्म ही यूज कर लेते हैं, हम लोग Pi यूज ही नहीं करते। तो हम लोग Pi यूज नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स ही नहीं होते, होल्स होते हैं बट उनकी वैल्यू भी Ni ही होती है, तो उसको भी हम लोग Ni ही लिख देते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कि देखिए, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन मतलब चार्ज कैरियर, ओके। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन मतलब चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर मतलब जिनके कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिसके कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, या फिर जो कंडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो कौन दे रहे हैं यहाँ पे कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। और इंट्रिंसिक मतलब इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे कितने थे, Ni, होल्स कितने थे, Ni, तो टोटल कैरियर कंसंट्रेशन कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ Ni, ओके। तो टोटल कैरियर कंसंट्रेशन कितनी हुई, ट्वाइस ऑफ Ni, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एट t इक्वल्स टू Tn सेकेंड, t इक्वल्स टू Tn सेकेंड पे क्या हो रहा है, Tr और Tg कितना हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और t इक्वल्स टू Tn सेकेंड पे n इक्वल्स टू कितना है, Ni, p इक्वल्स टू कितना है, Ni। देखिए t इक्वल्स टू Tn सेकेंड पे, Tn सेकेंड पे आपका Tr कितना हो गया था, Tg के इक्वल हो गया था। और आपका n कितना है, Ni हो गया था। और p कितना हो गया था, वो भी Ni हो गया था। देखिए आप लोग खुद ही, इसको हमने क्या बोला, Ni 30,000 को हमने क्या बोला, Ni बोला, 30,000 को क्या बोला, Ni बोला। और ये Ni कहाँ पर आ रहा है, t इक्वल्स टू Tn पर ही तो आ रहा है। तो t इक्वल्स टू Tn पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 30,000, दैट इज Ni। सो दिस इज ट्रू, ओके। एट t इक्वल्स टू Tn सेकेंड, आपका जो रिकम्बिनेशन रेट है वो जनरेशन रेट के इक्वल हो गई थी। आपकी जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो Ni हो गई थी, और होल की कंसंट्रेशन भी Ni हो गई थी। हमने फॉर्मूला पढ़ा था रिकम्बिनेशन रेट का, वो होता है अल्फा आर इंटू एन इंटू पी। इज दिस क्लियर, अल्फा आर इंटू एन इंटू पी। एन की वैल्यू कितनी है, Ni, पी की वैल्यू कितनी है, Ni। तो टी आर की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा आर Ni स्क्वेयर, कितनी हो गई, अल्फा आर Ni स्क्वेयर।
ठीक है, ये है एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का क्या मीनिंग होता है मैं अभी बताती हूँ। देखिए, जो आपकी रिकम्बिनेशन रेट थी वो थ्रू आउट प्रोसेस के अंदर चेंज हो रही थी, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल्स टू tn-1 सेकेंड से, और आई कैन से tn सेकेंड तक, वहां तक जो tr की वैल्यू है वो चेंज हो रही थी। फिर tn सेकेंड पे हमको कितनी मिली, अल्फा आर एन आई स्क्वायर। tn+1 पर भी इतनी थी, क्योंकि अब होल n चेंज नहीं हो रहा, p चेंज नहीं हो रहा, अल्फा आर चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी कांस्टेंट होगी, ये भी चेंज नहीं होगी। तो अब हमारी ये क्या हो गई, टी आर कॉन्स्टेंट हो गई, अब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, अब एन भी चेंज नहीं हो रहा, पी भी चेंज नहीं हो रहा। और जब जब सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, चीजें चेंज नहीं होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। तो ये स्टेडी स्टेट में आ गया और यहाँ पर इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। बट ये देखिए, हमने यहाँ पे बोला है कि जो आपका रिकम्बिनेशन रेट है वो किसके इक्वल हो गया है, टी इक्वल्स टू टी एन सेकेंड पे, जनरेशन रेट के। इसका मतलब आपका जनरेशन रेट की वैल्यू भी कितनी हो गई, अल्फा आर एन आई स्क्वायर। ओके, आपके जनरेशन रेट की वैल्यू भी कितनी है, अल्फा आर एन आई स्क्वायर। और हम लोगों ने क्या बोला था कि जनरेशन रेट पूरी प्रोसेस के अंदर क्या है, कांस्टेंट है, पूरी प्रोसेस में वो कांस्टेंट थी शुरू से लेके एंड तक। तो इसका मतलब शुरू से इसकी वैल्यू कितनी थी, अल्फा आर एन आई स्क्वायर। ओके, पूरी प्रोसेस के अंदर इसकी वैल्यू फिक्स थी, अल्फा आर एन आई स्क्वायर। तो ये एक फिक्स फॉर्मूला होता है जनरेशन रेट का, अल्फा आर एन आई स्क्वायर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, समझ लीजिए। और जो रिकम्बिनेशन रेट होती है वो पूरे प्रोसेस में चेंज होती रहती है, और एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, और कितनी हो जाती है, जनरेशन रेट के इक्वल हो जाती है, जो कि इसकी वैल्यू अल्फा आर एन आई स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं, हम लोग मास एक्शन लॉ पढ़ेंगे क्या होता है, और हम लोग इसी को एनर्जी बैंड डायग्राम के कंसेप्ट से पढ़ेंगे। जो ये हमने स्टडी किया है इसी को हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर कैसे रिलेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।